हाय, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द लिविंग वर्ड डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट, यूपीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के साथ साथ उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जनरल साइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस सेशन में हम लोग डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और साथ ही डिफरेंट किंगडम्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस और किंगडम्स पढ़ने से पहले हम क्लासिफिकेशन के कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। बहुत पहले ऑर्गेनिजम्स को विविपेरस और ओविपेरस के रूप में क्लासिफाई किया गया, जिसमें विविपेरस का मतलब वो होता है जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं, और ओविपेरस का मतलब होता है जो एग को ले करते हैं। इसके बाद इसी सीरीज में हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिफरेंट मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, इंसेक्ट, फिशेस और व्हेल्स। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कैरोलस लीनियस ने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जब उन्होंने साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग, जिसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम से जानते हैं, इन्वेंट किया। इसके अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक नेम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग को हम होमो सेपियंस बोलते हैं, जिसमें होमो जीनस नेम है और सेपियंस स्पीसीज नेम है। साथ ही उन्होंने अपनी किताब स्पेसीज प्लेंटरम में कई सारे स्पीसीज ऑफ प्लांट के बारे में लिखा, और सिस्टमा नेचुरे में उन्होंने स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के बारे में लिखा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी स्पीसीज के बारे में लिखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम में डिवाइड किया था, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। इसी सीरीज में आगे बढ़े तो हैकल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स, प्लांट्स और प्रोटिस्टा में डिवाइड किया। आफ्टर दैट कोपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा और मोनेरा में डिवाइड किया। आज हम जो क्लास में कवर करेंगे वो है आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की कोशिश की। ये फाइव किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक्स है या प्रोकैरियोटिक्स है, और एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में इसमें डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन तो नहीं बट इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। डिफरेंट किंगडम्स के बारे में जानने से पहले, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले, हम लोग एक हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जान लें कि उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरीके से डिवाइड किया गया था। यानी इस हायरार्की में सबसे फर्स्ट टॉप पर क्या होता है, फिर वो पर्टिकुलर किस पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस हायरार्कियल सिस्टम में सबसे जो टॉप पे आते हैं वो होते हैं किंगडम। किंगडम के बाद इसे कई सारे डिविजन्स यानी कि फाइलम में बांटा जाता है। फाइलम के बाद फाइलम को कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। देन कम्स ऑर्डर, आफ्टर दैट फैमिली, एंड लास्ट में आते हैं जीनस एंड स्पीसीज। इस टर्म में, इस क्लासिफिकेशन में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आपका होता है स्पीसीज, एंड सबसे टॉप पे होता है आपका किंगडम। ठीक है, जो हम अभी होमोसेपियंस की बात कर रहे थे, जो कि आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था ह्यूमन बीइंग का, वो यही होमो हो गया जीनस एंड सेपियंस हो गए स्पीसीज। इसी तरीके से टाइगर के जो जीनस का नाम होता है वो होता है पैंथेरा, एंड उसकी स्पीसीज जो होती है वो होता है टिग्रिस। तो इसलिए उसका जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम हुआ वो हुआ पैंथेरा टिग्रिस। और इसी तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है, जिस तरीके से कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ओके, तो हमने देखा कि सबसे लोएस्ट जो इसमें टर्म स्पेसिफाई किया गया है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज, एंड सबसे टॉप पर है किंगडम। तो आइए बारी बारी से हर एक किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका मोनेरा। ये आपके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसमें इसे जो सबसे पहले प्रपोज किया था वो अर्न्स ने प्रपोज किया था। ये आपके बहुत ज्यादा सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, प्लस इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ओके, अब प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस टाइप। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि इनके सेल जो होते हैं, उनकी जो न्यूक्लियस होती है, जो हम
फॉर एग्जाम्पल ऐसे पढ़ते हैं कि बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके किनारे इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और फिर ये आपका साइटोप्लाज्मा वाला पार्ट होता है। बट ये जो मोनेरा होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या, इनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस थोड़ा साइटोप्लाज्मा में डिसॉल्व सा प्रतीत होता है, मतलब कि वो कंप्लीटली विजिबल नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं, इसी को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। एकमात्र यही किंगडम है जो कि आपका प्रोकैरियोटिक होता है, यानी इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ये किस तरीके के न्यूट्रिशन अपनाते हैं, वो है आपका ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में ये डिकम्पोजर्स होते हैं और साथ ही ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब कि ये खुद का खाना भी बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आपके मोनेरा में आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड एक और एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये आपका स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसे PPLO भी कहा जाता है। ओके, मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमने पढ़ लिया मोनेरा के बारे में। मोनेरा आपका बहुत ही सिंपलेस्ट किंगडम है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। एकमात्र यही किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। आगे के चारों किंगडम आपके यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आप बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा याद कर लीजिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो प्रपोज किया गया था वो हैकल के द्वारा किया गया था। ये भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, तो बहुत इजी है याद करना। जैसे हमने मोनेरा पढ़ा वो भी यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी आपके थोड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, बट ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो वेल डिफाइंड होती है। वेल डिफाइंड मतलब कि आपका सेल है, आपका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और इस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के सारे जो अंदर के पार्ट्स होते हैं वो मौजूद होंगे, यानी कि इसका न्यूक्लियस बहुत ही वेल डिफाइंड होगा। ओके, तो इसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। देन है आपका इसके न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं, तो ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। इनके पास कुछ फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लामाइडोमोनास के एग्जांपल बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आपने अपनी एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो इसके एक फ्लैजिला या फिर सीलिया आप कह सकते हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये टॉप पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये इनके मूवमेंट में इन्हें हेल्प करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो सीलिया होता है वो किस लिए यूज होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, तो वो इसका फंक्शन है मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गीज हो गए। ग्रीन ऑटोट्रॉपिक में आ जाता है आपका क्लामाइडोमोनास जो अभी हम बात कर रहे थे। एंड है आपका नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉपिक, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूग्लेना, एमीबा और पैरामीशियम। ये तीनों डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि ये किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आप याद कर सकते हो कि यूग्लेना जो होता है वो आपका प्लांट एंड एनिमल के बीच के कनेक्टिंग लिंक होता है। ओके, एंड एमीबा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा दैट एमीबा का स्ट्रक्चर थोड़ा इरेगुलर होता है, यानी इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इरेगुलर शेप का होता है एंड ये यूनिसेलुलर होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रोटिस्टा आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी इसके सारे फंक्शंस, जो भी फंक्शन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और एक ही सेल के द्वारा किए जाते हैं। ये जो इसकी आउट ग्रोथ आपको दिख रही है, ये इसे सूडोपोडिया कहते हैं। इसी के द्वारा ये फूड को इंडल्ज करता है या फिर एक्सक्रीट करता है। तो इजेशन या फिर इंजेशन ये इसी सूडोपोडिया के मूवमेंट की वजह से करता है। नेक्स्ट है आपका पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला ऑर्गेनिज्म है, जिसका शेप थोड़ा स्लीपर टाइप होता है, काफी इजी होता है इसे याद करना। ठीक है, कुछ ऐसा शेप होता है। अगेन ये भी आपका यूनिसेलुलर होता है। ओके, एंड एग्जाम्पल है आपका नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉपिक। इसका जो न्यूट्रिशन टाइप है वो
हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, अब धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। थोड़ा धीरे धीरे क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हुए जो एडवांसमेंट होती है वो आने लगता है। जैसे हमने पढ़ा मोनेरा बहुत सिंपलर थे, यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर तो है बट इनके जो न्यूक्लियस हैं वो वेल डिफाइंड है। देन इसके बाद अब हम आते हैं फंजाई पे। फंजाई आपका दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ईस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। ईस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। एंड मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पे जो ग्रीन कलर की एक कोटिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड मशरूम आपको मालूम है ये आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसमें दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। एंड अगेन प्रोकैरियोटिक केवल मोनेरा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये चारों आपके यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक्स मीन्स मैं बता चुकी हूँ, जिनके न्यूक्लियस यानी कैरियोटिक आगे न्यूक्लियस को डिफाइन करता है, यू मतलब होता है न्यू, यानी इनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इनके जो न्यूट्रिशन के टाइप है वो हिट्रोट्रॉपिक एंड सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी ये डेड एंड डिकेइंग सड़े गले चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं। ओके, नाउ अगेन एक और एग्जांपल है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहें जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिवली इफेक्ट हो उसका। ओके, जैसे एल्गी एंड फंजाई दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेंस कहा जाता है, जहां से हमें लिटमस मिलता है। ओके, लिटमस पेपर जो प्रोडक्शन है वो हमारा लाइकेंस के थ्रू होता है। एंड व्हाट इज दिस लाइकेंस, लाइकेंस होता है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ एल्गी। ओके, नेक्स्ट है आपका इनके सेल वॉल जो होते हैं, यानी फंजाई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है सेल के, वो सेल वॉल जो होते हैं वो आपके काइटिन जैसे स्ट्रक्चर का बना होता है। अब ये काइटिन क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो कि बहुत ही टफ होता है, एंड ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो काइटिन वर्ड याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इनके पास भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाईफे कहते हैं, एंड इन नेटवर्क को हम माइसेलियम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो हाईफे है, एंड नेटवर्क को हम माइसेलियम कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हमने देखा यूनिसेलुलर में आ जाता है ईस्ट, देन मल्टी सेलुलर में आ जाता है मशरूम, एंड मशरूम के साथ ब्रेड मोल्ड, एंड कई सारे एग्जाम्पल्स बन जाए तो आपने बहुत पुराने पढ़ा होगा इसे, एस्परजिलस, पेनिसिलियम पढ़ा होगा आपने, एंड राइजोपस। पेनिसिलियम का आपने इनके पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो फ्रेंड एंड फो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं, तो इसमें पेनिसिलियम एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जाता है, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल ग्राउंड पर। ओके, नाउ ये हो गया आपका फंजाई के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है वो है प्लांटी। अब प्लांटी को हम और 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो प्लांटी की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट हम इजियर वे में इसे सिंपली 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको ये सेशन बहुत ही लेंदी जैसा लग रहा है कि याद नहीं होगा, तो आप और कुछ नहीं बट इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लीजिए, बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं। केवल आपको ये याद रखना है कि कैसे ऑर्गेनिज्म सिंपल से एडवांस की ओर मूव किया है। फॉर एग्जाम्पल मोनेरा बहुत ही सिंपल था, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, देन प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, एंड उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो गई कि उसका जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइन हो गया। देन फंजाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों था, एंड उनकी न्यूक्लियस आपका यूकैरियोटिक हो गया। आफ्टर दैट हम प्लांटी पढ़ने जा रहे हैं। प्लांटी में आपको सब कुछ यूकैरियोटिक ही मिलेंगे। ठीक है, तो आगे एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका थैलोफाइट्स। अब थैलोफाइट्स का नाम थैलोफाइट्स क्यों है, बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इनको हम पर्टिकुलर रूट्स या लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ में आपके ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, बट ये थैलोफाइट्स इनके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक,
और प्लस इनकी बॉडी को हम अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दैट मीन्स इनके अलग से लीव्स रूट्स नहीं होते हैं। साथ ही इनके पास वेस्क्यूलर सिस्टम भी नहीं होता है। वेस्क्यूलर सिस्टम मतलब कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता है जिसके थ्रू ये वाटर को या फूड को अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकें। इसमें आपके वेस्क्यूलर टिश्यूज में कौन कौन से आते हैं? वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जाइलम क्या है एंड फ्लोएम क्या है? जाइलम आपका होता है वाटर के लिए एंड फ्लोएम आपका होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पूरी बॉडी में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा, और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। मैंने पहले ही बताया जो आगे के हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे वो होंगे आपके यूकैरियोटिक्स। ओके, तो ये आपका थैलोफाइट्स यूकैरियोटिक है, साथ ही ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो अब हम एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। इसके में हम प्लांट के थोड़े स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो हम सेलुलोज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें भी आपका सेलुलोज मौजूद होता है, ओके, जो कि कार्बोहाइड्रेट है एक ओर से। नेक्स्ट है इनके कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल इनके अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक, तो ये होते हैं जैसे ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। इन थैलोफाइट्स को हम एल्गी भी बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका ग्रीन एल्गी, जिसमें हम स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जरूर याद कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी तो इंपॉर्टेंट है बट ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके नाम से आपको याद आ जाएगा कि थैलोफाइट्स को हम थैलोफाइट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके बॉडी पार्ट्स को हम लीव्स रूट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, तो दैट वाज वेरी सिंपलर ऑर्गेनिज्म अंडर प्लांटे किंगडम। नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ा सा और इसके ऊपर जाएं और एडवांस की ओर जाएं थोड़ा सा, तो आते हैं हम ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स एक्चुअली एक ओर से कह सकते हैं कि इसके एक साइड कुछ ज्यादा ही सिंपलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम थैलोफाइट कह रहे हैं, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो होता है टेरिडोफाइट, जो कि थोड़ा एडवांस है, एडवांस ऑर्गेनिज्म है। ये इन दोनों के बीच में आता है। इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसे एक्चुअल में दोनों चाहिए होता है इसकी लाइवलीहुड के लिए, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, तो इसको हम कौन है जिसे हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं? तो आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है इनके पास भी वेस्क्यूलर टिश्यूज नहीं होते हैं, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम इनके में भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांटे के बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे थैलस था वैसे ही ब्रायोफाइट्स हैं, उसमें भी वेस्क्यूलर नहीं थे, इसमें भी वेस्क्यूलर नहीं है। नेक्स्ट है ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं और इनमें सीड्स भी नहीं होते हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि कुछ प्लांट्स में मिलते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉसेस, बहुत फेमस एग्जाम्पल है मॉसेस एंड लिवरवोर्ट एंड फ्यूनेरिया। इसे आप जरूर याद कर लीजिए। ये जो तीनों आते हैं आपके, वो आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में। बाकी इसका इंपॉर्टेंट जो टर्म था वो था दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट आगे बढ़े तो हम थोड़ा सा और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की ओर आ रहे हैं। इनकी बॉडी जो होती है, यानी कि टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। अभी तक जो भी प्लांटी के बारे में हम पढ़ रहे थे उनके पास रूट्स स्टेम्स अलग अलग नहीं थे, वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था उनका। ओके, बट यहाँ पे हमें रूट स्टेम देखने को मिलेगा। साथ ही इनके पास वेस्क्यूलर सिस्टम भी होता है। दूसरी बात, इनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो होता है बट वो हिडन होता है। जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स में देखे जाते हैं वैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, बिकॉज ये भी नॉन फ्लावरिंग होते हैं। जैसे अभी जो वेल डेवलप्ड ट्रीज आप देखते हो, मैंगो ट्री हो गया या फिर जो भी है आपका गुआवा ट्री हो गया, उन सब पे आप देखते हो कि फ्लावर्स होते हैं, उनके थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है एंड रिप्रोडक्शन होता है। तो इनकी जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो फ्लावर के द्वारा नहीं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनमें भी सीड नहीं पाए जाते हैं। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो रिप्रोडक्शन के लिए याद कीजिए कि ये रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको अभी इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि ये स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये आपके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और साथ ही ये थोड़े डेवलप्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दिस किंगडम।
ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स में आप हॉस्टेल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट, तो इसे आप जरूर याद कीजिए। और ये आपका प्लांटी किंगडम में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फिर कह लीजिए इसके अंदर का पार्ट है जो कि क्लासिफिकेशन है, जो कि डेवलपमेंट की ओर है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में। नेक्स्ट चलते हैं हम जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स हो गया नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड, यानी कि जो इनके सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, अनकवर्ड सीड होते हैं। दैट मीन्स इनके सीड के ऊपर फ्रूट नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर कई सारे सीड होते हैं। ओके, अब ये सीड्स जो होते हैं हमें बाहर से नहीं दिखते, बिकॉज इसके ऊपर होता है फ्रूट की एक कवरिंग। ठीक है, फ्रूट के पल्प होते हैं जिसे हम खाते हैं, तो हमें अंदर जाके उसकी सीड मिलती है। यानी ये तो हो गया आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल नहीं हुआ। इनके जो सीड्स होते हैं उनके पास फ्रूट नहीं होते, यानी कि वो कवर्ड नहीं होते, वो अनकवर्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम ही जिम्नोस्पर्म है। इनके अंदर कौन कौन आते हैं? श्रब्स आते हैं और कुछ तरीके के ट्रीज आते हैं। ओके, जैसे कि देवदार ट्री हो गया या साइकस वगैरह, तो ये सारे इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं। इनके ट्रीज अधिकतर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो भी होते हैं इनके एग्जाम्पल्स में। एंड ये सीड तो बियर करते हैं, बट इनके सीड जो होते हैं वो कोन्स स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, कोन फॉर्म में होते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कि कोन्स स्ट्रक्चर के किन के सीड होते हैं, कौन बियर करता है, तो वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बता दिया, देवदार, साइकस, पाइन और फर। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंड जिम्नोस्पर्म मीन्स जिनके सीड जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं फ्रूट से। नेक्स्ट बढ़े, तो नेक्स्ट आता है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो आपके कवर्ड होते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स फ्लावर है तो उसके डिफरेंट फीमेल एंड मेल सेक्स पार्ट होंगे, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के बाद आपका जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, और जो ओवरी होता है वो फ्रूट पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इनके सीड्स होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में। यानी ओव्यूल जो होता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में कि बाहर का पार्ट आपका ओवरी होता है, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये जो आपका ओव्यूल होता है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सीड। ओके, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सीड। एंड जो इसके बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसे हम ओवरी कहते हैं, जो कि एक इंक्लूज करता है ओव्यूल को, ओवरी बन जाता है आपका फ्रूट पार्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं, बट याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। बाकी सेपल्स कभी कभी बच जाते हैं, जो कि बाहर के ग्रीन एक लीव की तरह स्ट्रक्चर होता है। एंड पेटल्स कंप्लीटली नहीं, कभी कभी, लेकिन पेटल्स आपके नीचे गिर जाते हैं, वो उतने यूजफुल नहीं रहते जब ये आपका फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम यूकेलिप्टस पढ़ सकते हैं। एंड एंजियोस्पर्म को फर्दर हम और डिवाइड करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे जानना जरूरी है। तो पढ़ते हैं आगे, व्हाट इज मोनोकॉट एंड व्हाट इज डाइकॉट। यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म के डिवीजन को पढ़ें, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, तो ये किस आधार पे इसको डिवाइड किया गया है? यानी कि सीड के जो कॉटिलेडन्स होते हैं, यानी इसको अगर हम बांटना चाहें तो अगर दो पार्ट में वो बंटते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीन सीड को अगर लिया जाए तो, ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीन सीड हम कुछ साइड से देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बीन स्ट्रक्चर, इसको जब हम दो पार्ट में तोड़ें तो वो टूट जाएगा और दो कॉटिलेडन के रूप में हमें दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो यानी 1 एंड 2, ये आपका हो गया 2 कॉटिलेडन्स, यानी ये आएगा आपका डाइकॉट में। ठीक है, बीन आ जाएगा आपका डाइकॉट्स में। इसी तरीके से आपके अदर जो एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, मैंगो ट्री हो गया या फिर और भी एग्जांपल्स ले लें हम, फॉर एग्जांपल आपके ग्राम्स हो गए। ठीक है, चने का जो होता है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे डाइकॉट के अंदर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डाइकॉट का। अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो उसे हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते उसके सीड को, वो होते हैं सिंगल कॉटिलेडन। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल देखें, जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर आते हैं वेनेशन पैरेलल टाइप के। अब ये वेनेशन क्या होता है? वेनेशन मतलब जो भी आप पत्तों पर एक सीरीज देखते हो, ठीक है, लाइंस देखते हो आप, वो वेनेशंस होते हैं।
ठीक है। अब वो वेनेशन या तो आपने कभी ग्रास वगैरह में देखा होगा या फिर आपने देखा होगा केले के पत्ते में, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, या फिर आपने वीट के लीव्स में देखा होगा, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। बाकी अगर मैं टू कॉटिलेडन वाले डाइकॉट्स की बात करूं, ठीक है, टू कॉटिलेडन वाले डाइकॉट्स की बात करूं, तो इनके जो पत्ते होते हैं, आप कोई भी पत्ता उठा के देख लो, फॉर एग्जांपल मैंगो का पत्ता उठा लिया, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पत्ता है, उसमें एक मिड रिब होगी एंड आपका इस तरीके का वेन्स तो जाएगा, साथ में आप देखोगे कि ये वेन्स जो है वो आपस में छोटे छोटे, बहुत ही माइन्यूट आपको ये दिखेगा, माइक्रोस्कोप से और अच्छे से दिखता है या फिर लेंस से, ठीक है। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपस में बनाते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क बनाते हैं आपस में, ये पैरेलल नहीं होते हैं एक दूसरे के। तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट है जो आपका मोनोकॉट्स होता है, उनमें जो रूट टाइप होता है वो होता है फिब्रस रूट। अब फिब्रस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये होते हैं आपके फाइबर लाइक, यानी कि ये रहा आपका सॉइल। सॉइल के बाद ऊपर अगर कोई भी प्लांट है, ठीक है, प्लांट के नीचे जो आपका रूट होगा वो कई सारे छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कई सारे रूट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसका कोई एक मेन रूट नहीं होगा, ठीक है, ये स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड फिब्रस रूट। इसी तरीके से टैप रूट अगर बनाए, तो टैप रूट में क्या होता है, ये रहा आपका सॉइल एंड इसमें क्या होता है, एक मेन रूट होता है जिसको हम प्राइमरी रूट कह सकते हैं, इसमें से कई सारे छोटे छोटे सेकेंडरी रूट्स निकले होते हैं, सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी कह लीजिए, बट ये डेप्थ तक एक आपका प्राइमरी रूट गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज फिब्रस रूट एंड व्हाट इज टैप रूट, तो यहाँ पे आपको और भी कॉन्सेप्ट जानने को मिले। जो टैप रूट होता है वो उसमें आपका एक मेन रूट होगा जिसमें से छोटे छोटे फाइबर निकले होंगे, बट फिब्रस में आपका जस्ट बिलो द सॉइल ये रूट्स कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पैरेलल वेनेशन जिसमें ये रिब्स जो हैं, मतलब जो भी वेन्स बने हुए हैं वो आपके पैरेलल होंगे, जैसे कि ग्रास और सीरियल वीट वगैरह में आपने देखा होगा उसके पत्तों में, और यहाँ पे आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मोनोकॉट्स में आप और एग्जांपल्स मेज, ग्रास, सीरियल्स लिख सकते हो, एंड डाइकॉट्स में आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आपका मटर हो गया, पी, ग्राम या फिर बीन्स की बात हमने की थी। तो दीज आर कॉल्ड मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ठीक है, ये सीड के टाइप हो गए जो कि आपका एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अब आगे अपना लास्ट सेगमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जान लें, बिकॉज अभी हमने ओवरी और ओव्यूल्स की बात की थी जब हम जिम्नो और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, तो जनरल वे में आप इसे जरूर याद कर लीजिए। यहाँ से आपका रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा, और एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको कलर पार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, रेड कलर के जो पार्ट्स दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेटल, ठीक है। अब पेटल और कोरोला में क्या डिफरेंट होता है, जब हम कई सारे पेटल्स को, यानी कि पेटल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। कई सारे पेटल्स को एक साथ हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ग्रुप अगर कर दें पेटल्स को तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कोरोला। नेक्स्ट है आपका ये जो आपको ग्रीन ऐसे लीव टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि आपके जो कली होती है ना, बड को कवर करके रखता है, इसको हम बोलते हैं सैपल, ठीक। सैपल को ही हम कंप्लीट कलेक्टिव वे में क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं अगर पॉइंट आउट करूं तो ये बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, एक फिलामेंट जैसा है और ऊपर एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर बना है। मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका ऐसे फिलामेंट बना है एंड ऊपर कुछ इस तरीके से बना है जो कि बहुत सारा है, एक साथ ग्रुप में है, तो इसको हम कंप्लीटली बोलते हैं स्टेमन। ये है आपका मेल सेक्स पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है, इसको हम स्टेमेन कहते हैं और स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। स्टेमेन कई सारे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ही नहीं है, तो कई सारे स्टेमेन को हम एंड्रोशियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टेमेन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टेमेन जानिए आप, इसको हम बोलते हैं। एंड इसके ये थ्रेड वाले स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं, एंड ऊपर जो आपको ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर होता है आपका पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो आपके फैक्टर होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के लिए। इसके अंदर का पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जिसके ऊपर ये स्टेमन खड़े हैं यानी कि रखा हुआ है,
इसको हम, ये कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, एक सरफेस ऐसा होता है जो कि थोड़ा स्टिकी सरफेस होता है। नेक्स्ट ये इस तरीके से जाता है जिसे स्टाइल कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टक हो जाते हैं, चाहे वो पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के हों चाहे दूसरे फ्लावर के हों। यहाँ नीचे वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है, ये जो पतला पार्ट दिख रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा आउटग्रोथ होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर आपका होता है ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है, ये नीचे चला जाता है आपका, जो कि सेपल से घिरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बाहर का पार्ट है ये आपका ओवरी वाला स्ट्रक्चर हो गया, और ओवरी के अंदर होता है आपका ओव्यूल, जिसके अंदर होता है आपका फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे प्लांट के स्टक हो जाता है कौन आकर के, पॉलन ग्रेन्स। फिर पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब बनाते हैं, एंड ये फिर ओव्यूल के अंदर जाकर के डबल फर्टिलाइजेशन करके यहाँ पे पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एंड बाद में यही ओव्यूल, जो आपको ये इनर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं अलग कलर से दिखाऊं अगर, ये जो आपको अलग कलर से दिख रहा है ये बन जाता है सीड। एंड जो बाहर का स्ट्रक्चर है दिस वन, ये जो ओवरी वाला पार्ट है ये बन जाता है आपका फ्रूट पार्ट। एंड बाकी के जो हिस्से होते हैं, फॉर एग्जांपल सेपल्स, पेटल्स, ये सब गिर जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। कभी कभी आपको सेपल्स, फ्रूट के ऊपर कुछ लीव लाइक स्ट्रक्चर दिख जाता है, तो वो आपके सेपल के पार्ट होते हैं। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सारी समरी जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, बट आपको इजी वे में इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया प्रोकैरियोटिक, यानी जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन नहीं है, पता नहीं चल रहा कि न्यूक्लियस किस जगह पे मौजूद है ना, साइटोप्लाज्मा में कहीं गुम सा है। तो प्रोकैरियोटिक यानी पुराने आपके ऑर्गेनिज्म है, ये प्रिमिटिव इनके हैं न्यूक्लियस टाइप, न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन नहीं है। इसी में दूसरा हिस्सा आता है यूकैरियोटिक, यानी जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है एंड न्यूक्लियस अलग से पता चल रहा है कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि वो एक बाउंड्री के अंदर है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक, मैंने बताया था केवल एक ही आपका किंगडम इसमें आता है, मोनेरा। मोनेरा बहुत ही सिंपलर है, अगर मैं इसको यहीं से एक्सप्लेन करूं तो मोनेरा आपका जो भी बैक्टीरिया वाला पार्ट है, मतलब सारे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, वो आपके मोनेरा किंगडम में आ जाएगा। मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है, दैट्स इट, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट यूकैरियोटिक की ओर जाएं तो एक आता है आपका यूनिसेलुलर और एक आता है आपका मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा था कि केवल दो ही आपके किंगडम थे, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर में भी बस कौन आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है। प्रोटिस्टा में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लेना, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा था। ये होते हैं यूनिसेलुलर और इनके जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मल्टीसेलुलर में बाकी तीनों किंगडम आ जाते हैं, यानी कि एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई। अब इसमें भी जो प्लांटी और फंजाई होते हैं उनके पास होता है सेल वॉल, ओके। सेल वॉल हमने फंजाई का पढ़ा था, काइटिन से कवर होता है, एंड सेल वॉल प्लांटी में हम जानते ही हैं, ठीक है, सेलुलोज वाला स्ट्रक्चर होता है। फंजाई जो होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सेप्रोफाइट्स होते हैं ये, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ये डिपेंडेंसी होती है इनकी। एंड प्लांटी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये हो गया आपका विद सेल वॉल, ठीक है, इन दोनों के पास सेल वॉल होते हैं, बट फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं होता, प्लांटी फोटोसिंथेटिक होता है। प्लांटी के बारे में हम ऑलरेडी इनके 5 पार्ट पढ़ चुके हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंड लास्ट बचता है आपका एक किंगडम, एनिमिलिया, जो कि अपने में ही बहुत बड़ा किंगडम है, इसलिए इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। वो थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा जिसमें हम केवल एनिमिलिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम अलग अलग फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके पास सेल वॉल नहीं होता, हमें मालूम है एनिमल और प्लांट में यही डिफरेंस होता है, सेल में काफी डिफरेंस है, बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि एनिमिलिया जो होते हैं उनके जो आपके सेल होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, न कि सेल वॉल। तो ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इस तरीके से हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी इन पांचों किंगडम की। मोनेरा सिंपलर था, सिंपलेस्ट था, देन प्रोटिस्टा सिंपलर आया, एंड धीरे धीरे एडवांस की ओर हम गए तो फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया जो सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है
वो कहलाता है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, उनके जो फंक्शनिंग है, उनकी फंक्शनैलिटी है। तो दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम एनिमिलिया के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।